नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेक्चर नंबर 12 की। तो लेक्चर नंबर 11 तक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जिसमें सेल्फ इंडक्शन के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई आपको और उससे रिलेटेड सर्किट्स के बारे में भी आपने देखा। अब आगे हम लोग बात करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या है? व्हेन द ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन वन कॉइल ड्यू टू द चेंज इन द फ्लक्स इन अनदर कॉइल। सेल्फ इंडक्शन में एक ही कॉइल होता था और उसी में फ्लक्स चेंज होता था और उसी में ईएमएफ डेवलप होता था। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि एक कॉइल में आपका करंट चेंज होगा, जिसकी वजह से फ्लक्स चेंज हो जाएगा, और उसके बगल में कोई दूसरा कॉइल रखा हुआ होगा, उस दूसरे कॉइल में आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो उसी के बारे में है कि जब ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है एक कॉइल में ड्यू टू, क्यों? ड्यू टू चेंज इन द फ्लक्स इन अनदर कॉइल। दूसरे कॉइल में फ्लक्स का चेंज होने से किसी पहले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस जब हो गया, जो कि उसके बगल में रखा हुआ है, माने दोनों कॉइल आसपास ही रखे हुए होंगे, कॉइल केप्ट नियर बाय, और ऐसे फेनोमेनन को क्या कहना है? द फेनोमेनन इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो जब एक कॉइल में इंड्यूस्ड होगा ईएमएफ ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स इन अनदर कॉइल, जो कि नज़दीक में रखा हुआ है, तो फिर इस तरह की घटना जो होगी उसे हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन का फेनोमेनन। तो इसमें मैथमेटिकली कैसे दिखाना है हमको? जैसे कि हम पहले कॉइल में ईएमएफ की बात कर रहे हैं, तो E1 इक्वल टू माइनस ऑफ M12, मतलब कि वन कॉइल और फर्स्ट कॉइल सेकेंड कॉइल के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन, और फिर di2/dt। मतलब क्या हुआ कि दूसरे कॉइल में करंट का चेंज हुआ, जिसकी वजह से दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज हुआ, और उसके बगल में रखा हुआ था कोई पहला कॉइल, तो उस पहले कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो गया इतना। और एक कांस्टेंट टर्म आएगा जो दोनों कॉइल के ऊपर एक तरह से डिपेंड करता है, तो वो M12 है ना, दोनों कॉइल के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। बहुत सारी चीज़ें होती है जिस पर ये कैपिटल M डिपेंड करता है। ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है, इंडक्टेंस कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग आगे कैलकुलेशन भी करेंगे। और अगर मान लीजिए पहले कॉइल में करंट का चेंज किया गया, तो दूसरे कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा। सो E2 इक्वल टू माइनस M21 एंड di1/dt। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपने E2 निकाला तो यहाँ 1 आ जाएंगे di1/dt, और अगर आपने E1 निकाला तो यहाँ पर I2 आ जाएगा di2/dt। बाकी M12 और M21 रहेगा, और जो बताएगा कि दोनों कॉइल के बीच के कारण जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस हो कितना होगा। और माइनस साइन जो है वो नेचर को बताएगा कि बिल्कुल वही अपोजिंग बिहेवियर वाला नेचर होगा, उसकी वजह से ये माइनस साइन, जैसा कि L के साथ भी होता था, LdI/dt के साथ। और यहाँ पर आपका M12 और M21 जो होगा, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखिए दोनों सेम है, उसको अगर हम कैपिटल M बोल देते हैं, तो आपका ये फार्मूला E1 इक्वल टू माइनस M di2/dt और E2 इक्वल टू माइनस M di1/dt, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो M इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस तरह से कह सकते हैं। देखिए, 3 टाइप ऑफ फ्लक्स लिंकेज आपको यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि आपने देखा कि एक कॉइल को दूसरे कॉइल के नज़दीक में रखना है, तो उस दोनों के बीच में फ्लक्स का लिंकेज होगा, माने एक में चेंज होगा, तो चूंकि उसके साथ लिंक किया हुआ है, बगल में रखा हुआ है दूसरा, तो दूसरे में भी चेंजेस आएंगे। तो आप इस तरह से मैक्सिमम लिंकेज के केस में कभी कभी पूछता है किस तरह से ओरिएंटेशन होगा, तो दोनों कॉइल्स क्या होने चाहिए? पैरेलल होने चाहिए, या फिर एक के ऊपर ही दूसरे को लपेटा गया हो, इस तरह से रैप किया गया हो। तो आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, और या फिर एक के ऊपर एक ही रख सकते हैं, इस तरह से। यहाँ थोड़ी लूज बाइंडिंग होगी, यहाँ पे टाइट बाइंडिंग होगी, तो उसके बारे में अलग से बाद में देखेंगे। लेकिन कहलाएगा ये लोग पैरेलल कॉइल ही होंगे, और ये इस केस में मैक्सिमम लिंकेज होगा, ये डिस्टेंस बहुत बहुत कम होगा, या फिर इसके ऊपर इसको लपेट दिया जाएगा। एंटी पैरेलल कॉइल, जिसमें हम मिनिमम लिंकेज की बात करेंगे, तो मिनिमम लिंकेज में क्या होगा कि एक का ओरिएंटेशन इस प्रकार, तो दूसरे का अपोजिट करके आपको देना है, तो इस तरह से आपका वो मिनिमम लिंकेज कहलाता है, क्योंकि एक में पॉजिटिव होता है तो इस केस में दूसरे में निगेटिव होना शुरू हो जाता है, तो इस तरह की बात होती है। और अगर परपेंडिकुलर कॉइल के ओरिएंटेशंस हों, ये ऐसा तो दूसरा ऐसा, तो इसमें जीरो लिंकेज कहलाता है। इसमें इसका कोई भी फ्लक्स जो है इसमें नहीं जाएगा, तो जीरो, और इसमें जाएगा लेकिन उल्टे उल्टे डायरेक्शन के साथ जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं मिनिमम। एग्जाम में पूछ लेता है इन तीनों में से किस में मिनिमम होगा, तो अक्सर बच्चा जीरो लिंकेज को मिनिमम बोल देता है, लेकिन ऐसा नहीं है। निगेटिव लिंकेज जहाँ पर आ जाएगा, मतलब एंटी पैरेलल कॉइल के केस में, वहाँ पर मिनिमम लिंकेज हम लोग शो करते हैं, तो इस तरह की बात हम लोग लिखेंगे, वहाँ मिनिमम इसमें
और मैक्सिमम पैरेलल के केस में, ठीक है, ये ध्यान में रखिए। और इसमें अगर कभी पूछा तो जीरो लिंकेज। यहाँ पर आपको कैलकुलेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया गया है। जैसे आप कैपिटल एल का कैलकुलेशन करते थे वैसे कैपिटल एम का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप ईएमएफ के फार्मूले को देखिए तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, अब 1 2 के बीच में जो भी कॉमन फ्लक्स होगा लिंक किया हुआ, तो उसका जो भी रेट ऑफ चेंज होगा उसी हिसाब से आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा। और इसी को आप इस फार्मूले के हिसाब से भी लिख सकते हैं, माइनस एम डी आई वन बाई डी टी, इस तरह से कर सकते हैं। तो फाई जो होता है वो हमने यहाँ पर देखिए, अब ये दोनों को अगर आप साथ में देखिएगा तो डी टी हटा देंगे और डी फाई बराबर एम इंटू डी आई, इस तरह का सेंस आएगा। तो डी को आप डेल्टा में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, डेल्टा फाई इक्वल टू एम और इक्वल टू यहाँ इंटू डेल्टा आई वन, देखिए है ना इस तरह से। तो ये डी टी कट कर दीजिए और डेल्टा फाई बनाइए, एम बनाइए, डेल्टा आई बनाइए, इस तरह से आप बना सकते हैं इसको। एंड देन दिस एम इज इक्वल टू व्हाट, तो दिस एम इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई डेल्टा आई वन, इस तरह से आप कर सकते हैं। और डेल्टा आई वन को ही बेसिकली आप आई वन कह सकते हैं, क्योंकि इनिशियल करंट जो है शुरू में वो जीरो लेते हैं, तो जो फाइनल वैल्यू होगी वही चेंज आ जाएगा। सो आप डेल्टा आई वन को आई वन कह सकते हैं। सो डेल्टा फाई आई वन टू डिवाइडेड बाई आई वन, तो ये आपका बन गया क्या, एम की वैल्यू। तो जैसे एल आप कैलकुलेशन करते थे कि जो भी चेंज इन फ्लक्स होता था उसमें भी करंट से आप डिवाइड करते थे, तो यहाँ भी एम निकालने के लिए जो भी कॉमन फ्लक्स होगा जो लिंकेज किया हुआ होगा उसमें भी आपको क्या करना है, करंट से डिवाइड कर देना है, तो उससे आ जाएगा। जैसे आप देखिए इस केस में आपको अक्सर देगा 2 कॉन्सेंट्रिक क्वाइल्स हैं आपके पास, ठीक है। 2 कॉन्सेंट्रिक क्वाइल्स की हम बात करते हैं, तो जैसे कि एक अंदर में एक क्वाइल है और एक बड़ा क्वाइल है, एक स्मॉल आर रेडियस का, एक कैपिटल आर रेडियस का है, इस तरह से। स्मॉल आर वाला जो क्वाइल है उसमें स्मॉल एन टर्न्स हैं, कैपिटल आर वाले में देखिए यहाँ पे बड़े वाले में कैपिटल एन टर्न्स हैं, और बड़े वाले में आई करंट जो है ये इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो जीरो से बढ़ के आई हुआ होगा इस तरह से। तो अभी कितना फ्लक्स चेंज हो गया, जीरो से आई हो गया, तो दोनों के बीच में जो लिंक किया हुआ है इसका एरिया हमेशा छोटा एरिया काउंट होता है, कॉमन एरिया, तो याद रखिएगा। तो फाइव में जो आएगा वो हो जाएगा एन टाइम्स, इसका अंदर का ये जो था वो एन टाइम्स था, बाकी बाहर की वजह से यहाँ पर फील्ड बनेगा बी, तो वो बी रखेंगे जो कांस्टेंट नेचर का रखेंगे। और एरिया तो जो कॉमन एरिया है ये छोटा वाला एरिया कॉमन एरिया होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो जो फ्लक्स लिंकेज दोनों के बीच में बनेगा एन टाइम्स बी डॉट ए, तो बी इंटू ए, तो बी पाई आर स्क्वायर। और बी की वैल्यू जो होगी ये बड़े वाले कॉइल की वजह से सेंटर पर आप लिखेंगे, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई और 2 पाई आई, और कैपिटल एन इसके टर्न्स थे तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय आर, ये हो गया बड़े वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। तो जो हमारा अब एम लिखना है तो क्या क्या था कि जो कॉमन फ्लक्स होगा उसको डिवाइड करना है आपको करंट आई से, तो आप ये वाला एन बी पाई स्क्वायर, बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू उठा के ऊपर, और फिर आप इसमें पुट करके आई डिवाइड कर दीजिए, देखिए आपको आ जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 पाई स्क्वायर एन एन आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर। और इसको चाहें तो आप यहाँ पे जो भी कैंसिलेशन करके लिखना चाहें लिख सकते हैं, और बेसिकली म्यू नॉट बाई यहाँ से देखिए अगर कैंसिल कर रहा हूँ तो ये देखिए नीचे में बच गया सिर्फ 2r, और ऊपर में क्या आ गया, पाई टाइम्स स्मॉल एन कैपिटल एन एंड आर स्क्वायर, ठीक है, नीचे में डिवाइडेड बाय आर। तो इस तरह से जो भी है कैंसिलेशन करके आप लिख सकते हैं। तो कैपिटल एम जो है वो डिपेंड करता है दोनों कॉइल के डायमेंशंस पर, स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स क्या हैं इनके, है ना, तो इन चीज़ों पर वो डिपेंड करता है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। चलिए इसमें आगे भी और काम करना है। आइए बच्चों आगे के देखिए कुछ कैलकुलेशंस हैं उसी तरह से कैपिटल एम के। तो हम लोग किस तरह से करना है कि फ्लक्स लिंकेज क्या होता है, दोनों ही कॉइल के बीच में जो कॉमन फ्लक्स आएगा जो लिंक किया हुआ रहेगा उसको निकालना है और डिवाइडेड बाय करंट कर देना है, ठीक है। जो इनिशियल करंट जीरो है, फाइनल करंट जो भी आई दिया हुआ रहेगा सो उस आई से आपको भाग दे देना है। तो जैसे 2 रेक्टेंगुलर कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स दे दिया, तो अंदर का कॉइल काफ़ी छोटा होगा, ये अंडरस्टूड होगा, और बाहर का कॉइल काफ़ी बड़ा होगा। तो मान लीजिए कैपिटल एल लेंथ का है और इस बाहर वाले में करंट आई जो है ये आपका चला, जीरो से आई हुआ, तो अंदर वाले में जो है ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो उसके म्यूचुअल इंडक्टेंस एम का कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करना है, तो देखिए इस बाहर वाले की वजह से अंदर में यहाँ पर सेंटर वेंटर पर
मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग स्ट्रेट करंट वायर की वजह से यहाँ पर हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो इस तरह से उसका काम हम लोग करते थे कि ये सेंटर पर है, तो ये स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमें इस लेंथ की ज़रूरत पड़ती है जो यहाँ पर L/2 हो जाएगा, और ये दो एंगल्स की जरूरत पड़ती है जो 45 हो जाएंगे, ठीक है, अल्फा बीटा और ये आर। तो ये μ/4 आई अपॉन ये लेंथ L/2 और यहाँ पे साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, तो 2 टाइम्स साइन 45 हो जाएगा। और ऐसे ऐसे 4 हो जाएंगे, इसलिए 4 से इंटू कर दिया, और ऐसे ऐसे कैपिटल N टर्म्स है तो कैपिटल N से इंटू कर दिया। तो मैग्नेटिक फील्ड आपने इस सेंट्रल रीजन में निकाल लिया, और वो कांस्टेंट मान रहे हैं, ये काफ़ी छोटा है अंदर का कॉइल, तो उस रीजन में कांस्टेंट माना जाता है। तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में का हो जाएगा, तो B इंटू ए, और अंदर वाले के टर्म्स स्मॉल n है तो स्मॉल n से मल्टीप्लाई हो गया, तो यही B उठ के यहाँ आ जाएगा, और एरिया कॉमन एरिया, तो जो अंदर का एरिया होगा वो हो जाएगा। सो अंदर का एरिया A क्या हो गया, L स्क्वायर, स्मॉल l का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इस सब वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो n हो गया, ये वाला B वाला ये सॉल्व करके यहाँ पे रखिए, और A की जगह L स्क्वायर। तो ये आप जब सॉल्व करते हैं कैंसिल वैंसिल करके आएगा आपका ये चीज़। और जब आप m निकालने जा रहे हैं तो यही फाई डिवाइडेड बाय आई कर दीजिए, तो जो बच गया वो आपका क्या हो गया, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इस तरह से देख सकते हैं दोनों स्मॉल n कैपिटल N, और जो अंदर का एरिया है उसका स्क्वायर, और बाहर का जो कैपिटल L है तो डिवाइड में, इस तरह से ये चीज़ आ जाती है। तो हर चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप डायमेंशंस क्या है कॉइल के, उन चीज़ों पर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, ये सब पर डिपेंड करता है म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू। उसी तरह से कभी ऐसे दे देगा, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया, उसके अंदर एक छोटा सा इक्विलेटरल ट्रायंगल, उसके इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना है, तो इस छोटे वाले का जो कॉमन एरिया होगा वही छोटे वाले का एरिया होगा, √3/4 इंटू ये साइड का स्क्वायर L स्क्वायर कर सकते हैं। और जो इनकी वजह से जो यहाँ पे फील्ड आएगा, तो यहाँ भी उसी तरह से ये सेंट्रल पोजीशन पर हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, तो एक वायर की वजह से आएगा, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी आपको हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, टोटल 120 होगा। और ये दूरी जो होती है यहाँ से सेंटर पर से ये वाली दूरी, वो हो जाती है L/2√3, L/2√3। इधर से लेते हैं तो L/√3, और इधर लेते हैं तो उसका हाफ, तो L/2√3। तो वही सब चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, μ0/4 आई अपॉन ये वाली दूरी जो L/2√3 हो गया, और उसके बाद साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, जो तो साइन 60 प्लस साइन 60 टू साइन 60, और इस तरह से 3 आपको आएंगे। करंट आई जा रहा है ऐसे, तो ऐसे ऐसे घूमते हुए आ जाएगा आई, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। अगर इसमें नंबर ऑफ टर्न्स होता तो वो भी मल्टीप्लाई करते, और अंदर का एरिया आपने देखा है। तो फ्लक्स लिंकेज क्या हो गया, B इंटू ए, तो B आपको यहाँ है, A यहाँ है, रख देना है, और उसके बाद आपका M पूछेगा, तो जो भी लिंकेज है डिवाइडेड बाय क्या करना है, करंट करना है, आ जाएगा, सिंपल है। तो और कभी कभी ये दो सोलेनाइड के ऊपर में सोलेनाइड है ना, एक सोलेनाइड के ऊपर में दूसरा सोलेनाइड लपेट दिया जाता है। तो मान लीजिए आउटर सोलेनाइड के कैपिटल N हो गए नंबर ऑफ टर्न्स, और L हो गया टोटल लेंथ, और इनर सोलेनाइड के लिए भी स्मॉल n जैसे दे दिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल l दे दिया अंदर का सोलेनाइड का टोटल लेंथ। तो क्या करेंगे हम लोग, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा तो बाहर वाले की वजह से है, तो बाहर वाले की वजह से μ0, और उसके बाद कैपिटल N टोटल नंबर ऑफ टर्न था, डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ कर देंगे, इंटू आई कर देंगे, तो अंदर वाला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। और जो फ्लक्स लिंकेज होगा तो वो यही मैग्नेटिक फील्ड, और इंटू अंदर के एक कॉइल, एक जो सर्कल बनेगा उसका आप एरिया देखिए तो पायर स्क्वायर, और ऐसे ऐसे कितने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, तो n से आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है, तो n से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि स्मॉल n इज द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अगर ये रहता कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता तो फिर अंदर वाले लेंथ से भी मल्टीप्लाई करते, लेकिन इस सिचुएशन में हमने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ही दे दिया है अंदर वाला, तो सीधा सीधा स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देना है, स्मॉल l की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो μ0, और फिर आपको इसी को सॉल्व कर लीजिए, ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पे रखना है, और फिर आप 512 निकल गया, तो 512 डिवाइडेड बाय आई कर देंगे, तो आपका निकल गया कैपिटल M, है ना। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो कैपिटल M का कैलकुलेशन कई कंडीशंस में आपने किया, अब आगे देखिए। हाँ जी बच्चों, तो अब आप इस तरह से कुछ थ्योरेटिकल बता सकते हैं यहाँ M के बारे में, कि SI यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी, और कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस एक ही बात है, ऑफ टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 Henry when a current change at the rate of 1 ampere per second in one coil induces an EMF of 1 volt in the other coil.
तो अगर आपसे कोई पूछे कि 1 हेनरी का जरा डिफिनेशन दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि E1 इक्वल टू एम इंटू डी आई टू बाई डी टी हमने बताया था। तो अगर आपका डी आई टू बाई डी टी मतलब एक कॉइल में जो करंट चेंज है वो 1 यूनिट का हो, 1 एम्पियर पर सेकेंड हो, और उसकी वजह से अगर दूसरे कॉइल में EMF 1 वोल्ट का इंड्यूस हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो एम भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड दैट विल बी 1 हेनरी। So if di2 by dt is 1 ampere per second and E1 is 1 volt, then m is known as 1 Henry। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले से ऐसे कुछ डिफिनेशंस लिख सकते हैं। और फिर कह सकते हैं क्या कि जो पीछे के एनालिसिस आपने देखा उसमें देखा कि m डिपेंड करती थी किस पर, तो क्लोजनेस कैसी है ना, ऑफ द टू सर्किट्स, देयर ओरिएंटेशंस किस तरह से रखे हुए हैं, एंड द साइजेस क्या है, एंड देयर नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, इट इन सारे फैक्टर्स पर कैपिटल M डिपेंड करता था। और डायमेंशन वही सेम है, सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा L, दैट इज ML2T माइनस 2A माइनस 2, चूँकि L के लिए भी हम लोग हेनरी यूज़ करते थे। तो इस तरह से चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे अबाउट कॉफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग की। एक कॉपलिंग टर्म आपको आ जाता है यहाँ म्यूचुअल इंडक्टेंस के केस में, जब दो कॉइल की बात करते हैं तो कॉफिशिएंट ऑफ कॉपलिंग आ जाती है, केस से इसको डिनोट करते हैं। तो इट कैन बी डिफाइंड एज K इक्वल टू रेशियो है ये मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन सेकेंडरी कॉइल जिसमें कि इंड्यूस होगा EMF, और डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन द प्राइमरी कॉइल जिसमें करंट की वैल्यू या फ्लक्स की वैल्यू चेंज हुई थी। तो कितना आपने मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक किया हुआ है प्राइमरी कॉइल से और उसका कितना हिस्सा आपका चला गया सेकेंडरी कॉइल में, तो ये रेशियो जो है वही कहलाता है K। अगर पूरा का पूरा जितना भी फ्लक्स लिंक किया हुआ है प्राइमरी कॉइल में वो सारा का सारा अगर सेकेंडरी कॉइल में चला गया तो हम लोग कहेंगे हाँ दिस K इज़ 1, दोनों इक्वल हो तो 1 हो जाएगा। अगर प्राइमरी से जितना लिंक किया हुआ है उसका आधा ही जा पा रहा है तो फिर हाफ हो जाएगा, एंड सो ऑन इस तरह से। तो इसकी वैल्यू 0 से लेकर के 1 के बीच में वैरी करेगी, और ये चूंकि सेम तरह की क्वांटिटी फ्लक्स बाय फ्लक्स का रेशियो हो गया, सो ये यूनिटलेस डायमेंशनलेस जस्ट ए नंबर। तो इन जनरल आप कह सकते हैं देख के की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करेगी। अगर 0 हो गया तो मतलब नो कॉपलिंग, कोई कॉपलिंग नहीं हो रही है, एक का फ्लक्स दूसरे तक नहीं पहुंच पा रहा है, बहुत दूर दूर कॉइल रखे हुए हैं, है ना। और लूज कपलिंग का मतलब होगा कि ठीक है पास में है लेकिन पूरा पूरा लिंक नहीं किया हुआ है, तो लूज कपलिंग। और वेरी टाइट कपलिंग होगा, एक के ऊपर दूसरा एकदम रैप कर दिया गया है, लपेट दिया गया है, तो वो टाइट कपलिंग। और जनरली डेली डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में ऐसा ही किया ही जाता है कि टाइट कपलिंग किया जाए जिससे फ्लक्स लूज ना हो, सारे फ्लक्स लिंक हो जाए। और इसके लिए फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक सबस्टांसेस के थ्रू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, तो इधर उधर फ्लक्स को जाने से वो रोकेगा। सो टाइट कपलिंग कहलाएगा अगर K इक्वल टू 1 हो गया, है ना। अब देखिए थोड़ी सी एक और छोटे से फार्मूले की बात है कि अगर L1 और L2 आर द सेल्फ इंडक्टेंसेस ऑफ टू कॉइल्स, दो कॉइल है तो उनकी अपनी कुछ सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू भी होगी, L1 L2 होगा, और दोनों पास पास है तो कैपिटल M भी होगा, कैपिटल M इज देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो कॉफिशिएंट ऑफ कपलिंग के इस तरह से भी इनके टर्म्स में भी डिफाइन किया गया है, कैसे, तो M अपॉन रूट अंडर L1 L2, M अपॉन रूट अंडर L1 L2 भी अगर आप करते हैं तो फिर ये जो है आपको K की वैल्यू दे देता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपको याद रखना है। साथ ही K इज ए नंबर डिपेंडिंग अपॉन ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, ये भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि देखिए M है, L1 L2 है, तो ये सब चीज़ें जिन चीज़ों पे डिपेंड करेगी उसी पर ये K भी डिपेंड करेगा। मतलब ज्योमेट्री ऑफ कॉइल्स, देयर रिलेटिव क्लोजनेस कैसे है ना, किस तरह से ओरिएंटेशन है उनका, तो ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। हाय बच्चों थोड़ा सा और थ्योरी है यहाँ पर देख लेते हैं। फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस को आप किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कहीं कहीं आपको मिल जाएगा इसके क्वेश्चंस। तो देखिए जस्ट एज मास और इनर्शिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लोइंग डाउन द चेंज इन मैकेनिकल मोशन, जिस प्रकार मास या इनर्शिया जो होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया आप पढ़ते हैं कि जो बॉडी रेस्ट में रहता है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, मोशन में है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उसी मोशन में चलते रहना चाहता है। तो अगर आप उसमें चेंज लाना चाहते हैं तो उसका मास, उसका इनर्शिया उसमें रुकावट पैदा करता है, इसलिए आपको बाहर से फोर्स लगानी पड़ती है। तो उसी तरह से सेल्फ इंडक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट सोज डाउन द चेंज इन करंट, ठीक है। जब सेल्फ इंडक्शन होगा या म्यूचुअल इंडक्शन होगा तो ये क्या करता है, यहाँ पे सर्किट में आपको EMF इंड्यूस करता है, और वो EMF करंट की वैल्यू को चेंज करना चाहता है। तो सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में ज़्यादातर ये चीज़ सटीक बैठती है कि सेल्फ इंडक्टेंस इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट सोज डाउन द चेंज इन करंट, hence it is appropriate to describe
सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक इनर्शिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक इनर्शिया। तो अगर कभी भी सेल्फ या म्यूचुअल के बारे में पूछे कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताएं, तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल इनर्शिया है। क्योंकि ये क्या करता है, करंट में होने वाले चेंज को अपोज करता है। माइनस साइन आपने इसीलिए यूज किया था। करंट अगर बढ़ रहा है तो वो इस तरह से होगा कि करंट बढ़े ना, और करंट कम हो रहा है तो वो इस तरह से इंड्यूस करेगा कि वो कम ना हो। ठीक है, तो इस तरह से मतलब बढ़ जाए तो अपोजिंग नेचर इस तरह का बिहेवियर हो जाता है। सो ये एक तरह का इलेक्ट्रिकल इनर्शिया को शो करता है, सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस। सीजीएस यूनिट ऑफ एल या एम की बात करें तो आप यहाँ पर ई एम यू लगा देंगे। देखिए सीजीएस यूनिट में आपको कभी भी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वाले फील्ड में अगर ये सब पूछता है तो आप ई एम यू का सहारा ले सकते हैं। सो ई एम यू ऑफ सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑल्सो नोन एज ए बी हेनरी भी इसको बोला जाता है। देखिए इंडक्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल हमने पहले भी पढ़ा था, लेकिन उसमें हमने कैपिटल एम की वैल्यू को 0 ले लिया था। लेकिन अगर म्यूचुअल इंडक्शन को हम लोग कंसिडर करें तो फार्मूला में किस तरह से थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा उसको देखते हैं यहाँ पर। इफ टू कॉइल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, और कॉइल्स जो होने चाहिए वो क्लोज टू ईच अदर, नजदीक में रखे हुए होने चाहिए जिससे कैपिटल एम ऑपरेट हो। तो अगर कैपिटल एम 0 है तब तो ठीक है, L1 प्लस L2 दूर दूर रखा हुआ है, ओरिएंटेशन इस तरह से है कि कैपिटल एम 0 हो गया तो L1 प्लस L2। लेकिन अगर कैपिटल M इज समथिंग, देयर इज सम वैल्यू, तो फिर आपका सीरीज में चेंजिंग आएगा, L1 प्लस L2 प्लस माइनस 2M आ जाएगा। कब प्लस करना है कब माइनस करना है तो इसके लिए समझिए, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट इन बोथ द इंडक्टर कॉइल्स आर सेम तो फिर वो L1 की जगह L1 एंड प्लस M ये दोनों डालना पड़ेगा, L2 की जगह भी L2 प्लस M इस तरह से रखना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, L1 प्लस L2 प्लस 2M। तो सीरीज वाले जो रिजल्ट आएंगे वो आपको आ जाएंगे L1 प्लस L2 प्लस 2M। और उसी तरह से अगर डायरेक्शन ऑफ करंट आर अपोजिट समहाउ, कि एक में आपको पॉजिटिव करंट है, मतलब एक डायरेक्शन में करंट है और दूसरे वाले में अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, तो आपका L1 माइनस एम आएगा और ये L2 माइनस एम हो जाएगा। तो फिर उस केस में L1 प्लस L2 माइनस 2M ये आपको लिखना पड़ेगा। सो अगर अपोजिट करेंट्स तो माइनस एंड सेम करंट पैरेलल करंट तो प्लस। और उसी तरह से पैरेलल कम्बिनेशन ऑफ टू इंडक्टर कॉइल्स में भी है, अगर M0 तो हमने ये कैलकुलेशन कर रखा है 1/LP 1/L1 प्लस 1/L2, या LP इज L1 L2 बाय L1 प्लस L2। लेकिन अगर M को कंसिडर करना है आपको, दैट इज इफ M इज नॉट इक्वल टू 0 तो 1/LP फिर उसी तरह से L1 की जगह L1 प्लस माइनस M प्लस 1/L2 प्लस माइनस M आपको रखना पड़ेगा। पैरेलल करेंट्स होंगे तो प्लस और अपोजिट करेंट्स होंगे तो माइनस, इस तरह से फिर काम करना पड़ेगा। और एक छोटी सी बात, दो कॉइल के लिए अगर एम मैक्स पूछा जाता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू, तो उस समय टाइट कॉपलिंग का केस हो जाता है, के इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। और आप जानते हैं कि के एम अपॉन रूट ओवर L1 L2 का फार्मूला आपको दिया था, तो के 1 हो जाएगा तो एम मैक्स हो जाएगा, तो एम मैक्स लिख सकते हैं रूट अंडर L1 L2। तो कई बार कई क्वेश्चन में L1 L2 दे करके और एम के लिए पूछ लिया जाता है, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर L1 इंटू L2। ठीक है, तो ये सारे थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस को रिलेट करते हुए। यहाँ तक अच्छे से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। आए बच्चों, इस पर बहुत ही साधारण सा सवाल रहता है, जैसे क्वेश्चन को पढ़िए। कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस between two coils when a current 2 ampere changes to 6 ampere in 0.2 second and induces an EMF of 20 millivolt in the secondary coil। तो आपसे कैलकुलेट करवाना चाह रहा है म्यूचुअल इंडक्टेंस को। तो सिंपल सा फॉर्मूला, EMF मैग्नीट्यूड वाइज लिखेंगे M इंटू डेल्टा आई बाई डेल्टा टी, और आपको सारी वैल्यू इसमें दिया हुआ है और कैपिटल M पूछ रहा है। जैसे EMF दिया हुआ है आपको 20 मिली वोल्ट, तो हमने 20 मिली वोल्ट यहाँ पे रख दिया। M निकालना है, और चेंज इन करंट आप देखिए क्या कहता है, 2 एम्पियर चेंज होकर के 6 एम्पियर बन गया, तो कितना का चेंज हुआ, 6 माइनस 2 कर सकते हैं। और ये कितनी देर में हुआ, 0.2 सेकेंड, तो डेल्टा टी की वैल्यू 0.2। और बस अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपका M आ गया 10⁻³ जिसको 1 मिली हेनरी कह सकते हैं। तो बहुत ही आसान सा सवाल रहता है। उसी तरह से ये भी देख लीजिए, स्ट्रेट सोलेनॉइड हैज 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 50 टर्न, तो 1 मीटर में कितने टर्न होंगे ये आपको मिल जाएगा। उससे आपका स्मॉल n मिल जाएगा, मतलब कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इन प्राइमरी मतलब इसी में करंट की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। एंड 200 टर्न्स इन द सेकेंडरी में इंड्यूस होगा EMF, तो उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने, 200 दिया हुआ है। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड वो भी कह रहा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया देगा आपको
तो वही आपका कॉमन एरिया ही होगा। और ये मान के चलेंगे टाइट वाइंडिंग किया हुआ है, टाइट कपलिंग है ना, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दोनों का सेम लिया जाएगा। तो 4, तो कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो सीधी सी बात है। तो बी जो आएगा म्यू नॉट एन आई पढ़े हैं आप, तो म्यू नॉट इज 4 पाई इंटू 10⁻⁷, चूंकि पता है आपको म्यू नॉट बाय 4 पाई 10⁻⁷, सो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ हो गया म्यू नॉट की वैल्यू। और एन जो हो जाएगा आपका, ये देखिए आपका 50 टर्न्स पर सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में कितना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो 50 इंटू 100 इतने टर्न्स पर यूनिट लेंथ हो गया। और उसके बाद करंट जो है वो आई हो गया, मान लो कुछ भी होगा, इक्वल टू, उसके बाद तो इसको सॉल्व किया तो ये 20 पाई 10⁻⁴ हो गया। और जो फ्लक्स लिंकेज होंगे 1 2 के बीच में क्या होगा, तो बी इंटू ए, और जितने नंबर ऑफ टर्न्स है सेकेंडरी वाले उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बी आपका यहाँ से आ गया, एरिया आपका दिया हुआ था 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 4 इंटू -4 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इसलिए वो सब यूनिट कन्वर्जन सही से करेंगे। और 200 यहाँ रखा, सॉल्व किया तो ये इसमें आ गया। और यही आप पढ़े हैं एम की वैल्यू, जो फाई लिंक किया हुआ होगा डिवाइडेड बाय करंट आई, आप जैसे ही रखिएगा तो आपको एम की वैल्यू आ जाएगी, जो अप्रॉक्सीमेटली 5 इंटू 5.024 हेनरी या 50.24 मिली हेनरी, वो भी कह सकते हैं। तो ये सब देखिए कैलकुलेशन किया हुआ है। तो इस तरह से आपका बहुत ही इजी सवाल होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस के। तो अच्छे से इनके थ्रू आप कवर कर लीजिए सारा चीज़। और फिर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग एलसी ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहाँ से भी नीट में फाइनल एग्जाम में आपको क्वेश्चंस वगैरह मिल जाया करते हैं। सो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में एलसी ऑसिलेशन के साथ। मन लगा के पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।